नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले 20 से 25 विधायक खरीद कर मध्य प्रदेश में धोखे से गिराई बीजेपी ने हमारी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव से मिलने के बाद बोले आदित्य ठाकरे इस बार आएगी 2024 में विपक्ष की सरकार, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी दिखी राहुल गांधी के साथ ताल से ताल मिलाती हुई। जी हां, प्रियंका ने भी बोल दिया मध्य प्रदेश में बड़ी बात, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात में पीएम मोदी का बयान, बोले कांग्रेस ने लोगों को भटकाया, परिवारवाद फैलाया, खुद ही घिर गए परिवारवाद वाले किस्से में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरुण गोयल की नियुक्ति पर दरअसल चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नेताजी के साथ है सभी लोग, और खास कर दोस्तों इस बार नेताजी नहीं लेकिन नेताजी की यादें हमारे साथ, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे हेमंत विश्वकर्मा के बयान पर मचा घमासान, बोले धीरे धीरे कर सद्दाम की तरह दिखने लगे हैं राहुल गांधी, सद्दाम हुसैन की तरह, इसके बारे में भी बताएंगे क्यों बिलबिला रहा है बीजेपी का ये हेमंत विश्वकर्मा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार दिल्ली के कूड़ों में ही बीजेपी को उठाकर फेंक देगी दिल्ली की जनता, एमसीडी में हमारी ही चुनाव, हम ही जीतेंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी ने गिराई मध्य प्रदेश में हमारी सरकार 20 से 25 विधायक खरीद कर। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज देश में जनता जिस सरकार को चुनती है उस चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी और जनता हमें चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से हमारी सरकार को गिरा दिया। 20 से 25 विधायक खरीदकर बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर करती है। बीजेपी ने धीरे धीरे कर सेनाओं की भर्ती में भी घोटाले करने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के झंडे और इस देश के नौजवानों का एक बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस देश के नौजवानों और झंडे का रिश्ता तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब देश में अगर कोई सेना में आता था तो उसको जिंदगी भर के लिए नौकरी मिलती थी, वो जिंदगी भर के लिए सेना के लिए मेहनत करता था और सरकार उसके लिए ताकि उसको जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज सिर्फ 5 साल की भर्ती निकाली है। आपको बता दें अग्निवीर योजना को लेकर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं हम 5 साल की नौकरी देंगे, उसमें 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आप समझिए 5 साल बाद जिन लोगों को दोस्तों निकाल दिया जाएगा वो लोग क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले युवा मुझसे कहते हैं कि हमारा और झंडे का बहुत गहरा रिश्ता था, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता था। खास करके ये आज जो लोग फौज में जाते हैं या फिर दोस्तों जो लोग भी वो सपना देखते थे उनका सपना टूट गया। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने 5 साल की बात सुनकर सेना में जाने का ही मन बदल दिया कि हम तो सेना में जाएंगे ही नहीं, जब सरकार ही हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है। राहुल ने कहा कि आज सरकार की नीतियां और सरकार की जीएसटी से देश बर्बाद हो रहा है। जो छोटे मोटे उद्योगपति बचे हुए थे धीरे धीरे कर सरकार की जीएसटी ने उनको भी बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश में खास कर राहुल गांधी ने कहा कि 15 से 20% जीएसटी लगाई जा रही है, जिसके चलते धीरे धीरे कर छोटे जो व्यापारी हैं वो खत्म होते चले जा रहा है। और ये बात दोस्तों सच्ची है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव से मिलने के बाद बोले आदित्य ठाकरे इस देश में युवाओं की जरूरत, सभी युवा आएंगे एक साथ। दरअसल दोस्तों इन दिनों युवा नेताओं का एक तरीके से जोर चल रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी से आदित्य ठाकरे ने की थी मुलाकात और अब तेजस्वी यादव से
की है मुलाकात। आपको बता दें तेजस्वी यादव से मिलने के बाद आदित्य ठाकरे बोले कि फिलहाल राजनीतिक चर्चा तो हुई, लेकिन हम बहुत दिनों से मिलने भी वाले थे तेजस्वी जी से। आपको बता दें आदित्य ठाकरे के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी नजर आई। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सबसे एक्टिव नेता है, और खास कर दोस्तों जब प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी पर हमला बोलती हैं तो वो एक तरीके से बीजेपी की बोलती बंद कर देती हैं। आपको बता दें आदित्य ठाकरे ने बात करते हुए तेजस्वी यादव से प्लान बनाया है कि जितने भी युवा नेता हैं उन सबको एक साथ लाएंगे। खास कर विपक्षी एकता पर भी बात हुई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक रीजन आप और समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव शिवसेना की नाक का होने वाला है। हालांकि अंधेरी ईस्ट में शिवसेना ने बाजी मारी, लेकिन जब 2023 के अंत तक जब महाराष्ट्र का चुनाव आएगा दोस्तों तो अब की बार साख की लड़ाई होगी। एक तरफ शिवसेना और विपक्ष होगा, दूसरी तरफ बीजेपी होगी। इसीलिए दोस्तों आप समझिए बिहार के वोटों को अपने अंडर में लेने के लिए आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मिले हैं, क्योंकि अच्छे से जानते हैं आदित्य ठाकरे के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस वक्त बिहारी भी रहना है। और दोस्तों बिहारियों को वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में सेटल हो गए या जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके वोट पाने के लिए भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि बिहारियों के वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आप जानते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, कैसी चर्चाएं हो रही हैं, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। लेकिन आज देश की परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से ताबड़तोड़ फेल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के वो झूठे दावे, बैंकों का डूबना, करप्शन का फैलना, लड़कियों के साथ दोस्तों आप समझिए महिलाओं की अनसेफ्टी की जो चीजें वो सामने निकल कर आ रही हैं। 2013 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया आज उसके सब कुछ विपरीत हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे सत्ता में आने के बाद इतने कम कर दूंगा पेट्रोल डीजल के दाम। आज देख लीजिए आपके 10 गुना उसका दाम बढ़ चुका है। 410 रुपए की एलपीजी जिसको लेकर बीजेपी हंगामा मचाया करती थी, टेबलों पर चढ़ जाया करती थी राज्यसभा और लोकसभा में, आज वही बीजेपी ने एलपीजी के दाम दोस्तों 1100 रुपए के लगभग कर दिए हैं। 1 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा ये पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, ऐसा कुछ वादा पूरा नहीं हुआ। जितने भी वादे किए, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर वादा किया, और महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली में हैवानियत हुई थी, आपको केस याद होगा चलती बस में लड़की के साथ, उसके बाद पीएम मोदी ने अब इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ लिया था और इस मुद्दे का जमकर फायदा उठाया था उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया था, रेप जो हुआ था। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप समझिए आज क्या हालात हैं महिलाओं के, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली में ऐसी हैवानियतें हो रही हैं, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार ही है दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आए दिन 1-2 इसी तरीके केस निकल के सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी दोस्तों खामोश बैठी रहती है। अब स्मृति ईरानी नहीं बोलती, अब महिलाओं की सेफ्टी जरूरी नहीं, अब बीजेपी को सेफ करना जरूरी है इन लोग के लिए। महिलाओं की सेफ्टी गई तेल लेने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ जुड़ी प्रियंका गांधी, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के बाद आपको बता दें डायरेक्ट ये यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जमकर बवाल मचा रही है। राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जगहों को, इस भारत जोड़ो यात्रा में उन जगहों को कवर किया जाएगा दोस्तों जिन जगहों पर कहीं ना कहीं पिछली बार कांग्रेस मात खा गई थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस की रणनीति मजबूत है। कांग्रेस किसी भी बल पर अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहती। इस बार कांग्रेस पूरी जान लगा रही है उन राज्यों को जीतने के लिए दोस्तों जिन राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना दबदबा खो दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार कई बैठकें हुई थी सीडब्ल्यूसी की, उसमें कई फैसले लिए गए। यहाँ तक कि कांग्रेस में जो कई सालों से अध्यक्ष नहीं था उसमें भी जो यहाँ पर अध्यक्ष को लाया गया और वह अध्यक्ष कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़से को चुना गया। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। 2024 का चुनाव आसान नहीं, जी हाँ सीधी टक्कर लेंगे राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी से। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। बात यह है दोस्तों कि 2024 का आगाज अभी से हो चुका है, क्योंकि ये जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं और जितने राज्यों में अभी चुनाव बचे हैं ये साख की लड़ाई है। साख की लड़ाई इसलिए है क्योंकि 2024 से पहले कांग्रेस को कम से कम 2 से 3 राज्य जीतना पड़ेंगे। इसलिए जीतना पड़ेंगे ये नहीं कि इससे कुछ
उसका लेना देना है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलता है दोस्तों, क्योंकि जीते हुए राज्यों से आपको एमपीज खास कर जन समर्थन मिल जाता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोकसभा सीट में अब की बार कांग्रेस की रणनीति खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने जो दोस्तों जितने भी साउथ एरियाज है उन सभी को कवर किया है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इंदिरा गांधी को जब एक बार 153 सीट आई थी, 1900 कुछ का मामला है ये, उस वक्त दोस्तों संजय गांधी उन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी के साथ प्रचार किया था और उन्होंने भी दोस्तों साउथ के उन तमाम एरियो को घेरा था जहां पर इस वक्त राहुल गांधी उन एरियो को कवर करके आए। यानी कि साउथ के एरियो से हमेशा कांग्रेस मजबूत होती है। साउथ के एरिया की एक खास बात यह है दोस्तों कि वहां पर आपको ज्यादातर लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। पढ़े लिखे से मेरा मतलब यह है कि जो लोग धर्म पर ज्यादा जोर नहीं देते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो सिर्फ मुद्दों पर वोट डालते हैं। और यही कारण है जो हमेशा साउथ एरिया से हमेशा कांग्रेस को मजबूती मिलती है। और चाहे आज हो या कल दोस्तों, कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। यह हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा वक्त बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले इस बार मैनपुरी में नेताजी नहीं लेकिन नेताजी की यादें हमारे साथ, चुनाव हम ही जीत रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों इस बार मैनपुरी का चुनाव साख सख्ता की लड़ाई हो गई है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अपनी जगह बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी जान लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी में दोस्तों बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुआ है, उस प्रत्याशी को उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैनपुरी में बीजेपी अगर अपनी पूरी जान भी लगा देगी तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि बीजेपी मैनपुरी कभी जीत नहीं पाएगी। इसके दो रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि वहां के लोग जो है वो नेताजी के कायल हैं। कायल यानी कि नेताजी ने हमेशा वहां का विकास किया, वहां के लोगों के साथ रहे, हमेशा जाते थे तब भी उन लोग से मिलके आते थे। और नेताजी को असली में नेताजी मैनपुरी ने ही बनाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैनपुरी की जनता आंखें बंद कर भी समाजवादी पार्टी को वोट देगी। इसलिए देगी क्योंकि नेताजी की इज्जत की लड़ाई है दोस्तों, उनकी सीट की लड़ाई है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि मैनपुरी में इनकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव का एक दबदबा रहा है मैनपुरी में, क्योंकि उनके फादर जो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कभी मैनपुरी से चुनाव नहीं हारा, हमेशा वहां की जनता ने सपोर्ट किया। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर भी हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले जब से इनको पता है कि देश में क्या चल रहा है, जब से इनकी सरकार बनी है, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि उसको देश में बिल्कुल भी जगह मिलने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश की बिगड़ती परिस्थितियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो झूठे वादे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दूसरे राज्य हो, हर जगह बीजेपी ने झूठ के बल पर अपनी राजनीति को बढ़ावा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली में जो कूड़े के ढेर लगाए हैं बीजेपी को वहीं उठाकर फेंकेगी दिल्ली की जनता। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उनका कहना है एमसीडी चुनाव में बीजेपी को बड़ी चोट लगने वाली है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्योंकि उसको दिल्ली की जनता उठाकर बाहर फेंकने वाली है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी चुनाव सिर्फ हम ही जीतेंगे और हम ही जीतते हुए नजर भी आ रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल मॉडल से डर गई है बीजेपी, इसीलिए वो इस तरीके के काम कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जमकर घिर गई है बीजेपी। इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को साफ पता है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों मनीष सिसोदिया का भी दिमाग घूम गया। और सिसोदिया ने साफ कहा कि फिलहाल दिल्ली में इस बार एमसीडी में जो है वो आप ही जीतने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों, इस बार एमसीडी की लड़ाई नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। एमसीडी में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, एक तरीके बीजेपी का पास बहुमत है एमसीडी में, लेकिन अब की बार जो है केजरीवाल एमसीडी को भी छीन लेना चाहते हैं बीजेपी से। और यही बात है जो कहीं ना कहीं
काफी ज्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के इस बार भी दिल्ली में कहीं खेला ना हो जाए, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त दिल्ली में कैसे चल रहा है उसका काम और किस तरीके से वो अपनी सरकार बनाती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि इस बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सीधा सीधा कर अरविंद केजरीवाल ने और सिसोदिया ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी नए नए कारनामे दिखा रही है, नई नई चीज़ें निकाल रही है, क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए है नहीं। और ये सबको पता है दोस्तों कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है। तो ये सभी जानते हैं कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है और किस तरीके की जो यहाँ पर उनकी राजनीति है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान। बोले फिलहाल देश में फैल रहा लव जिहाद का जहर, एक विशेष धर्म के लोग फैला रहे हैं ये जहर। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों जो साध्वी प्रज्ञा है वो अजीब तरीके के विवादित बयान दे रहा है कि एक धर्म के लोग लव जिहाद फैला रहा है। अब लव जिहाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको बताते चले कि हर चीज को बीजेपी वाले लव जिहाद से जोड़ देते हैं। श्रद्धा केस मर्डर को भी लव जिहाद से जोड़ दिया गया, जबकि दोस्तों वो जिसने ये सब कुछ किया है उसने ही साफ कह दिया है कि भैया मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है कि फिलहाल इस वक्त जो सरकारें कर रही हैं जो हर चीज को धर्म से जोड़ देना, हर चीज में लव जिहाद का एंगल घुसेड़ देना। अरे भैया एक इंसान ने अगर कोई गुनाह किया है, अगर कुछ उसने क्राइम किया है, वो किसी भी धर्म का हो, तो आप उसको सजा दीजिए, किसी एक धर्म को टारगेट मत कीजिए। अभी इतने बड़े बड़े कांड हुए दोस्तों, कई बार अभी इससे पहले जो किस्से निकल के आया था, अभी दिल्ली का ही एक मामला था जहां पर एक मुस्लिम पुलिस वाली लड़की को दोस्तों कुछ लोगों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था और लड़की की लाश मिली, लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मुस्लिम एंगल था ही नहीं, उसमें तो मुस्लिम को इंसाफ दिलाना था, तो गोदी मीडिया चुपचाप बैठी रही। लेकिन जैसे ही दोस्तों इनके पास कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें मुस्लिम गलत है, तो ये उस मुद्दे को अपने चैनलों पर घसीट घसीट कर चलाते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम है, इससे पीएम मोदी और बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन अगर यही काम किसी हिंदू भाई ने किया होता है तो उस मुद्दे को गोदी मीडिया छुपा लेती है, क्योंकि उसमें दोस्तों हिंदू भाई गलत दिखेंगे और बीजेपी ये हरगिज नहीं चाहेगी कि हिंदू हमें वोट देना बंद कर दे। बस यही बीजेपी की गंदी राजनीति है और इस राजनीति से दोस्तों जो बड़े लोग हैं वो आज तक बचे हुए हैं, कुछ लोग भी इस चीज को नहीं मानते। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ ही दिखाई देता है कि बीजेपी की मंशा क्या है, वो क्या सोचती है, उसकी सोच क्या है। इस घटिया सोच के साथ इंसान कितने दिन राजनीति में रह सकता है, ये मुझे भी अब देखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुजरात में पीएम मोदी अपने ही बयान में खुद ही घिरे, लोगों ने दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों कल पीएम मोदी ने गुजरात में एक बयान दिया, उस बयान में आप हंस पड़ेंगे ये बात सुनकर। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ाया, कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है और लोगों को भटकाने का काम किया है। अब आप समझिए दोस्तों, परिवारवाद का मतलब होता है एक ही, जैसे बाप बेटे को टिकट दे देना, एक ही परिवार के लोगों को पार्टी में भर लेना। अब गिनते जाइए बीजेपी की पार्टी में कौन कौन भरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो फादर थे वो बीजेपी में थे, ये भी बीजेपी में चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज राजनाथ, वो भी दोस्तों किसका बेटा है? रक्षा मंत्री राजनाथ का। क्या ये परिवारवाद नहीं है? उसके बाद दोस्तों आप ले लीजिए अनुराग ठाकुर, इसके फादर भी बीजेपी में थे, आज ये भी बीजेपी में। क्या ये परिवारवाद नहीं है? सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह का बेटा दोस्तों आज बीसीसीआई का चेयरमैन है। किसने बनाया? जिस इंसान को अच्छे से हिंदी या इंग्लिश बोलना भी ना आता हो दोस्तों, जो पहली क्लास के बच्चे से भी घटिया इंग्लिश बोलता हो, उस गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना देना, ये अपने आप में दोस्तों एक हंसने वाली बात है। अगर पप्पा गृह मंत्री ना होते तो बेटा आज बीसीसीआई का चेयरमैन ना होता। और ऐसी इंग्लिश बोलता है बंदा कि आप भी सुनकर हंस पड़े। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सच्चे वीडियो आपको मिलते रहें।